बीवी का बॉयफ्रेंड उसे बात बात पे बेइज्जत करता था। बीवी की नजर में तो घर का कुत्ता भी उससे बेहतर था। जब तक इस घर जमाई की छुपी हुई थी सच्चाई, किसी ने की खिंचाई तो किसी ने की ठुकाई। फिर एक दिन डोंगरी से दुबई तक उसने फोन जो खड़काया, तब सबके भेजे में अच्छे से समझ ये आया कि ये तो बाप है बाप। इसके आगे तो इंडिया क्या, दुनिया में नहीं किसी की औकात। मुझे गरीब, निठल्ला और निकम्मा पति नहीं चाहिए था जिसके सामने कोई मुझसे बदतमीजी कर जाए और वो चुपचाप देखता रहे। मुझे गौतम जैसा बेकार पति नहीं चाहिए था जो ससुराल में बर्तन धोए, झाड़ू पोछा लगाए और बाथरूम भी धोए। मुझे गौतम जैसा बेरोजगार पति बिल्कुल नहीं चाहिए था जिसकी वजह से हमारे अग्रवाल खानदान का मजाक बन जाए। मुझे तो चाहिए था एक नवाब जो मेरे बिजनेस में मेरा साथ दे सके, मुझे हीरे की अंगूठी दे सके। मुझे तो करनी ही नहीं थी ऐसे गरीब चिल्लर से शादी जो मुझ जैसी करोड़पति बाप की बेटी को 10 रुपए का नकली फूल भी गिफ्ट ना कर सके। तो फिर आखिर मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे ऐसे सड़क छाप से शादी करनी पड़ी। आइए सुनिए मेरी दर्दनाक कहानी मेरी जुबानी। इस सवाल का जवाब ना तो मेरी माँ जानती है ना ही मेरा पूरा खानदान। इसका जवाब सिर्फ मेरे दादाजी के पास था। पता नहीं उन्होंने इस निकम्मे गौतम में ऐसा क्या देख लिया जो जबरदस्ती मेरी शादी इस फटेहाल से करवा दी। ये है मेरी कहानी, अवनी की कहानी और मेरे जैसी हर उस लड़की की कहानी जिसकी शादी जबरदस्ती एक ऐसे इंसान से करवा दी जाती है जो जिंदगी का बोझ बन जाती है। मेरी दादी और माँ चाहती है कि मैं इस गौतम को तलाक दे दूं, लेकिन पता नहीं अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है कि तलाक नहीं हो पाता। मैंने अपने पति गौतम को सैकड़ों बार कहा है कि कम से कम मुझे 5,000 की नौकरी ही करके बता दो, लेकिन वो है कि उसे अपनी बीवी और ससुराल वालों का ड्राइवर और नौकर बनने से ज्यादा कुछ और नहीं सूझता। एक दिन मैं मीट के लिए शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कबीर सिंह के ऑफिस गई। एक 50 करोड़ की डील के बाद जैसे ही मैंने पेपर्स पर साइन किए, कबीर ने मुझे रेड वाइन का ग्लास ऑफर किया जो मैंने मना कर दिया। देखते ही देखते कबीर मुझे धमकाने लगा। मैं आंख बंद कर बेबस कैसे बचकर निकलूं यही सोच रही थी, तभी एक थप्पड़ की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। You are finished man, साले 2 कौड़ी के आदमी, बीवी के टुकड़ों पे पल रहा घर जमाई। औकात क्या है तेरी? अब देख तेरे साथ साथ अवनी का पूरा परिवार जेल जाएगा। ये थप्पड़ तुझे कितना महंगा पड़ेगा। अभी भी मौका है, अवनी को मेरी बाहों में छोड़कर भाग जा यहाँ से। मैंने घबराते हुए आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे सामने गौतम खड़ा था। उसने आओ देखा न ताओ वो डॉक्यूमेंट्स फाड़कर कबीर के मुंह पर फेंक दिए। मेरे होश उड़ गए थे। मुझे लगा गौतम की तरह अब मुझे भी लोगों के घर बर्तन मांजने पड़ेंगे। मैंने तुरंत कबीर से माफी मांगी। कबीर प्लीज, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अवनी, ये आदमी जिंदा नहीं बचेगा और साथ ही तुम्हें भी मेरे साथ पूरी रात। उसके बाद तुम्हें मेरे आदमी छोड़ेंगे नहीं। इतना कहते ही कबीर ने किसी को फोन मिला दिया। मैं गौतम को भागने का बोलती रही, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही समय में वहाँ बड़े बड़े गुंडे आ गए जिन्हें देखकर मुझे अपनी जिंदगी खत्म होते हुए दिखने लगी। उनमें से एक ने चाकू निकाला और गौतम की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसका मालिक आया और कमरे में जोर से चांटे की आवाज गूंज पड़ी। मैंने सामने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। कबीर अपना गाल पकड़कर सोफे पर गिर गया था और सारे गुंडे हथियार छोड़कर गौतम के पैरों में गिरे हुए थे। आखिर क्यों? क्या हुआ था ऐसा? क्यों शहर के गुंडे भी इस 2 कौड़ी के नौकर के पैरों में गिर गए थे? क्या होगा आगे? कहीं गौतम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? क्या है सच्चाई इसकी? ऐसे ही पूरी दुनिया दीवानी नहीं है इस कहानी की। जो लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं, आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। इससे पहले ये वीडियो कहीं गायब हो जाए, नीचे दिए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड कर सुनिए रॉयल वारिस बिल्कुल फ्री। लेकिन मेरे इस बदनसीब पति का दूसरा भी पहलू है और वो है कि इस अग्रवाल हाउस से बाहर की दुनिया एक ऐसी दुनिया जहाँ पता नहीं क्यों इस शहर के सबसे बड़े रईस लोग मेरे इस गरीब बेरोजगार पति को देखते ही इज्जत से हाथ जोड़कर सलाम करने लगते हैं। और तो और जिस राठौर परिवार से मिलने के लिए मेरा परिवार सालों से कोशिश कर रहा था, उनको गौतम कैसे जानता था? जानने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए मेरी ये कहानी रॉयल वारिस एकदम फ्री।
इसके बाद जब हम घर पहुँचे तो मैंने गौतम से उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। उसने मुझसे बस इतना कहा कि मेरी पहचान को लेकर वहाँ गलतफहमी हो गई थी, मुझे लोगों ने कोई और समझ लिया था। इसके बाद कबीर ने भी मुझसे माफी मांग ली और उसने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया। वो आज फिर मेरे घर आ रहा था। अब जानिए आगे क्या हुआ। तू कुछ भी कर ले, आज अपनी बीवी अवनी को कबीर के साथ जाने से रोक नहीं पाएगा। गैस बंद कर और जल्दी से अवनी की साड़ी इस्त्री कर, कबीर उसे लेने आता ही होगा। अपनी सास गीता के मुंह से कबीर का नाम सुनते ही गौतम टेंशन में आ गया। उसे ये एहसास हो गया था कि अब कबीर प्यार प्यार से उसकी पत्नी के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तभी अवनी ने गुस्से में चिल्लाया, गौतम गौतम कहाँ मर गए? अवनी, तुमने याद किया? याद करने लायक तुम में है क्या ऐसा? मेरा हेयर रोलर्स तुमने कहाँ रख दिया? और सुनो, कबीर आ रहा है, ऐसी कोई हरकत मत करना कि हमारी इज्जत का कबाड़ा हो जाए। तभी गौतम के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। गौतम फोन कट कर देता है। वो अवनी को हेयर रोलर्स ढूंढ कर दे देता है और उसकी साड़ी इस्त्री करते हुए कहता है, अवनी, हम पति पत्नी हैं। यही तो रोना है। वो मैं कबीर के बारे में कह रहा था। अभी भी वो सुधरा नहीं है। वो तुम्हारे करीब आता है तो ऐसा लगता है कि तुम्हें छूकर ही मानेगा। वो तुम्हें देखता है तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेगा। देखो गौतम, कबीर मुझसे क्या चाहता है, इसके लिए तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं। वो जैसा भी है, कम से कम तुमसे तो बेहतर है। वो मुझे नए प्रोजेक्ट्स दिलवाने में मदद कर रहा है, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, और तुम भिखारी मेरे दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो। बीवी के ताने सुनकर गौतम की आंखें डबडबा गईं, लेकिन उसने कबीर से अवनी को बचाने की अपनी कोशिशें जारी रखीं। वो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिलवाने वाला, वो बस बतौले दे रहा है। प्लीज गौतम, तुम अपनी ये मनहूस शक्ल और अपनी ये मनहूस बातें दूर ही रखो। अगर मैं कबीर के साथ नहीं गई तो दादी साहब मुझे अब नौकरी से निकाल देंगी। फिर इस घर का खर्चा, मॉम डैड का खर्चा और तुम्हारा बोझ कहाँ से उठाऊंगी? अवनी ने इस तरह कबीर से अपनी क्लोजनेस को लेकर मजबूरी बयान की थी। अवनी और उसकी मम्मी गीता को उसकी दादी सा गायत्री देवी ने आज से 4 साल पहले घर से निकाल दिया था। लेकिन दादी सा उसे कबीर के साथ जुड़ने के लिए क्यों मजबूर कर रही थी, इसका राज पति होने के बावजूद गौतम भी नहीं जानता था। 5 साल पहले उसने अपने माँ बाप को खोया था। अब उसके अंदर बीवी को खोने का डर बैठ गया था। तभी उसके फोन पर फिर से एक कॉल आया। इस अनजान नंबर से उसे लगातार कॉल्स आ रहे थे। गौतम हर बार उस कॉल को कट कर रहा था। तभी डोरबेल बजा। कबीर दरवाजे पर अवनी के लिए महंगे तोहफे लिए खड़ा था। ओ कबीर, आओ आओ, अवनी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, बैठो। कबीर के अंदर आते ही गीता ने अपने पीछे गौतम को खड़ा देखा तो गुस्से में दांत किटकिटाते हुए बोली, मनहूस, लटकी हुई शक्ल लेकर तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ कबीर के लिए चाय बनाकर लाओ। तभी एक बार फिर गौतम का फोन बजता है। वो फिर उस अनजान नंबर से आ रहे कॉल को कट करता है। आखिर कौन कर रहा था गौतम को बार बार कॉल? गौतम क्यों आने वाले कॉल्स कट कर रहा था? इन सवालों के बीच गौतम चाय लेकर आता है तो गीता और कबीर की बातों से उसे पता लगता है कि शाम को दादी सा गायत्री देवी की बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान बन रहा है। तभी अवनी तैयार होकर कमरे में आ गई। साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इधर कबीर के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने कहा, ऐसी साड़ी वाड़ी में पार्टी में चलोगी क्या? आई कैन अंडरस्टैंड दैट तुम्हारा पति नकारा है और वो तो तुम्हें कुछ खरीद कर नहीं देता होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक खास डिजाइनर ड्रेस लाया हूँ, वो पहन लो। गीता कबीर की चापलूसी करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। कबीर खुद अवनी को ड्रेस चेंज करवाने के बहाने रूम में ले जाने लगता है। तभी गौतम कबीर से टकरा गया, जिससे कबीर के शूज में चाय गिर गई। कबीर गुस्से में चिल्लाया, सत्यानाश, इडियट। कबीर के साथ साथ गीता भी भड़क उठी। ये क्या कर डाला तूने मनहूस? हर शुभ काम में कोई न कोई अपशकुन पैदा करने की कसम खाई है क्या? अब चल कपड़े लेकर आ और कबीर के जूते साफ कर। चल बेटा अवनी, मैं तेरी ड्रेस चेंज करवा देती हूँ। गौतम ने गालियां खाईं, जो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, पर वो कबीर को रूम के बाहर रोकने में कामयाब हो गया। कबीर की बजाय अब गीता अवनी को कपड़े बदलने में हेल्प करने कमरे के अंदर चली गई। गौतम कबीर के जूते साफ कर रहा था। कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, तूने जानबूझकर मुझे तेरी बीवी के साथ अंदर जाने से रोका है, बट डोंट फॉरगेट, तूने यहाँ अपनी बीवी को बचा लिया, लेकिन तब क्या करेगा जब मैं तेरी बीवी के साथ अकेला होऊंगा? तभी गीता और अवनी कमरे से बाहर आ गए। इस बार अवनी एक बेहद शॉर्ट, सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस में थी। वो हर कोने से अपना ड्रेस नीचे खींच रही थी। इससे साफ हो रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है। गौतम ने गीता से कहा, अवनी को छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर वो कबीर से ये साफ साफ क्यों नहीं कह देती? कबीर को खुश रखना क्या इतना जरूरी है?
मनहूस, जिसका पति कुछ कमाता न हो उसे अपनी पत्नी को कुछ कहने का या रोकने का कोई हक नहीं है। दादीसा के बर्थडे में कबीर जितना महंगा गिफ्ट देने वाला है ना, उसके नाखून के बराबर भी गिफ्ट देने की तुम्हारी औकात नहीं है। और फिर अवनी ने भी आखिरकार गौतम को वार्निंग दे दी। तुम चाहे अपनी किडनी बेच दो, पर मेरी दादी के बर्थडे में 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए ना, तो तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दूंगी। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। शहर के बड़े बड़े रईस वहां आए थे, मगर गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसका गरीब हस्बैंड गौतम गिफ्ट के नाम पर सस्ते से दिखने वाले डब्बे को पिंक कागज से पैक करवा कर लाया था। अवनी ने उसे डांटा तो वो बोला, अवनी पैकिंग नहीं बल्कि अंदर क्या है ये मैटर करता है। तुम खोल कर देखो तो चौंक पड़ोगी। छी छी, मुझे नहीं देखना। और जब बाकी लोग दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से वहाँ अपना बॉक्स रख देना। पता नहीं दादाजी ने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे। तुम जैसे गरीब आदमी से मुझ जैसी करोड़पति लड़की की शादी करवा दी। न मैनर्स है न तमीज। गायत्री देवी स्टेज पर बैठी थी और सब एक एक करके उन्हें गिफ्ट दे रहे थे। सबकी नजर एक दूसरे के गिफ्ट पर थी और हर गिफ्ट के साथ सब गायत्री देवी का रिएक्शन देख रहे थे। अचानक एक गिफ्ट देखकर गायत्री देवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सबकी नजर उस गिफ्ट देने वाले पर गई। वो थी अवनी की कजिन शनाया। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकदार हीरा मैंने अपने 75 साल की उम्र में अभी तक नहीं देखा। इस घर की बाकी बेटियों से तुम कितनी समझदार और स्मार्ट हो शनाया। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा। अवनी ने शर्म के मारे सर झुका लिया। गौतम ने अपनी वाइफ अवनी की ऐसी खुलेआम बेइज्जती होते हुए देखा तो अपनी सीट से उठा और शनाया के पास जाकर बोला, वैसे काफी महंगा होगा ये डायमंड पेंडेंट, है ना शनाया? शनाया गौतम की बातों में छुपे व्यंग को समझ नहीं पा रही थी। उसने अकड़कर उस पेंडेंट का दाम जोर से बोला ताकि सब सुन सके। हाँ, 1.5 करोड़। उसके पेंडेंट का दाम सुनकर वहाँ आए सभी रईस लोगों में हलचल मच गई। इतना महंगा और यूनिक गिफ्ट लेकर वहाँ कोई नहीं आया था। तभी गौतम ने हंसते हुए कहा, इससे बेचने वाला तो शनाया से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। 5 लाख का डायमंड शनाया को 1.5 करोड़ में बेच दिया। गौतम जैसे गरीब और नठल्ले घर जमाई से इतने बड़े बड़े लोगों के बीच अपने गिफ्ट की बुराई सुनकर उसकी साली शनाया गुस्से से लाल हो गई। गायत्री जी भी तमतमाते हुए बोली, तू इस पार्टी को खराब करने आया है? खुद तो निठल्ला है और डायमंड के गलत दाम बताकर जानबूझकर मेरी पोती को सबके सामने बेइज्जत कर रहा है। दादी जी, मुझ पर भरोसा मत कीजिए। मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए, वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। गायत्री जी को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। गायत्री जी ने मिस्टर पारेख को स्टेज पर बुलाया। मिस्टर पारेख ने वो डायमंड पेंडेंट लिया और ध्यान से उसे देखा। 5 मिनट उसे देखने के बाद उन्होंने कहा, किसी ने सस्ते डायमंड की महंगे डायमंड जैसी कटिंग करने की कोशिश की है। मेरी बरसों की पाकी आंखें धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। पार्टी में बवाल हो गया। शनाया के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी शनाया और अवनी का भाई नील गुस्से में सामने आया और गौतम को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। तेरी इतनी औकात मेरी बहन को झूठा बोले? तू तो अपनी बात कर, तू क्या गिफ्ट लेकर आया निठल्ले? गौतम अपनी कुर्सी के पास गया और वो पिंक कागज में लिपटा वो छोटा सा बॉक्स उठाकर ले आया। वहाँ बैठे सभी लोग उस साधारण से बॉक्स को देखकर हंसने लगे और गौतम का मजाक बनाने लगे। गौतम ने बिना किसी पर ध्यान दिए गायत्री देवी के पास रखते हुए कहा, आज से अभी से मुझे आपके अग्रवाल खानदान से कोई मतलब नहीं है। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला वो जा रहा है। और देखना, एक दिन गायत्री देवी को मुझे वापस बुलाने के लिए मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। ऐसा बोलकर गौतम वहाँ से निकल गया। सब गायत्री देवी के पैरों के पास रखे उस छोटे से बॉक्स को देखकर हंस रहे थे। अवनी तो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। तभी गायत्री देवी ने उस बॉक्स को उठाया और खोलकर अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने घबरा कर कहा, उस गौतम को रोको। 2 साल में हम नहीं जान पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। हम बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी घबरा गई? कौन है गौतम? क्या है उसकी असलियत? कौन उस करोड़पति घर में घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी जीता था? कैसे पता चली उस शनाया के हीरे की सच्चाई? क्या गौतम वापस आएगा? क्या होगा गायत्री देवी और अग्रवाल फैमिली के साथ? जानने के लिए नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए टर्न्स एंड ट्विस्ट से भरी ये कहानी रॉयल वारिस। ध्यान रहे, रॉयल वारिस नाम की ये कहानी सिर्फ आज के लिए ही फ्री है, तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।